दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुना होगा। कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में अगर किसी को ऊपरी साया, किसी भूत प्रेत का साया हो तो वहाँ जाने मात्र से उसको इन सब चीज़ों से राहत मिल जाती है। लेकिन आज की कहानी जो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि उनके ऊपर जिसका साया है वो मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले ही उनका साथ छोड़ देता है। और जब वो वापस वहाँ से आते हैं तो रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा करता है ना, जो उनको पूरी ज़िंदगी याद रहती है। और उसकी वजह से उनको अपने परिवार के एक सदस्य से हाथ धोना पड़ता है। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस खतरनाक रूह कपा देने वाली कहानी को हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर विकास ने। विकास दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने मेल पे लिखा है कि मैं बचपन से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। डेली उनका पूजा पाठ करना और हनुमान चालीसा पढ़ना उनका डेली का नियम बन चुका है और ये चीज़ वो बचपन से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद जो विकास हैं वो उत्तम नगर में ही एक छोटी सी कंपनी में एज अ डेटा ऑपरेटर कंपनी ज्वाइन करते हैं। कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही उनका वहाँ पे एक दोस्त बन जाता है। उसका नाम था रोहित। और विकास एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब से विकास ने उस कंपनी को ज्वाइन किया और रोहित से उनकी दोस्ती हुई है, तब से रोहित हमेशा बहुत परेशान रहते थे। लगातार उनके चेहरे पे ऐसा लगता था जैसे कि उनको बहुत कोई चीज़ों का तकलीफ़ है उनके जीवन में। तो एक दिन जब विकास से रहा नहीं जाता तो वो पूछते हैं कि भाई रोहित, क्या दिक्कत है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? तो पहले तो रोहित मना करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन जिद करने पे रोहित बताते हैं कि विकास भाई यार, मेरे परिवार का कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। मेरी जो भाभी हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको दिन में कभी कभी रात में भी ऐसा होता है कि उनका ना दोनों आँख ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, पूरा आँख वाइट हो जाता है और अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आती है। और पता है सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है कि उस टाइम पे वो जो कुछ भी बोलती है ना, वो सच हो जाता है। तो विकास बोलते कि अरे यार, ऐसा नहीं होता, इंसान कभी कभी दिन भर में एक दो बात ऐसा बोल देता है कि सच हो जाता है मजाक मजाक में। लेकिन रोहित बोलते हैं कि नहीं भाई, ये मेरे साथ एक दो बार नहीं हुआ है बल्कि कई बार हुआ है। और उसके बाद रोहित जो बताते हैं ना, उसे सुनने के बाद विकास के शरीर में एक ठंडी सी हिरन पैदा हो जाती है। रोहित बताते हैं कि विकास भाई, एक दिन सुबह के टाइम बाइक से मैं घर से निकल रहा था ऑफिस आने के लिए। तभी रास्ते में मेरी भाभी आके खड़ी हो जाती हैं बाइक के आगे। और उस टाइम पे उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे उनके अंदर से कोई और ही झांक रहा हो मेरी तरफ। और वो बोलती हैं कि रोहित, ऑफिस मत जा। अगर तू जाएगा तो रास्ते में तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपनी भाभी की बात को मजाक में लिया और मैं बोला, अरे भाभी कोई बात नहीं, मुझे जाना दीजिए ऑफिस, मैं घर से निकल जाता हूँ। लेकिन लगभग आधा एक किलोमीटर चलने के बाद मुझे पीछे से एक ट्रक आके टक्कर मार देती है। और भाई साहब, मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरा सर बुरे तरीके से फट गया था और मेरे सर में 12 टाँकें आई थी। उसके बाद से ही मेरी भाभी की बातों को कोई मना नहीं करता। अगर वो किसी चीज़ को मना कर देती है तो पूरे परिवार के लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं। और रोहित आगे और बताते हैं कि पता है विकास भाई, घर में अगर मेरी भाभी से किसी का बहस या बोलचाल हो जाए तो वो ना उसी टाइम अजीब तरीके से अपनी आंखें वो करके और बद्दुआ देना स्टार्ट कर देती हैं। और वो ऐसी ऐसी बद्दुआ देती हैं कि वो बद्दुआ बहुत पूरे तरीके से पूरे घर पे हावी हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो सच हो जाता है, क्योंकि उसी शाम को ही परिवार में किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाता है। रोहित आगे बताते हैं कि विकास भाई, पता है एक दिन मेरी वाइफ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन के बाद से मेरी वाइफ अकेले कमरे में रहने से डरती हैं। तो विकास बोलते हैं ऐसा क्या हुआ था? तो रोहित बताते हैं कि विकास भाई, एक दिन मेरी वाइफ दोपहर के टाइम पे मेरे कमरे में, यानी कि जिसमें मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, उस कमरे में दोपहर के टाइम पे वो गई। तो उसने देखा कि मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ अपना सर नीचे करके और अजीब सा कुछ अपने मुंह से बुदबुदा रहा हूँ। लेकिन पता है विकास भाई, यहाँ पे चौंकने वाली बात क्या थी कि उस टाइम पे मैं ऑफिस में था
और मेरी वाइफ जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो जो मैं तो ऑफिस में था, मेरे बदले जो घर में था वो अजीब तरीके से आंख घूर के मेरी वाइफ की तरफ देखने लगता है और मेरी वाइफ चिल्ला के घर से बाहर भागती है। और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा हूं ना, तब तक मेरी वाइफ बाहर आंगन में ही बैठी थी। उसके बाद से ही पूरे घर में डर का माहौल है, इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा चिंतित रहता हूँ, उदास रहता हूँ। तो विकास बोलते हैं कि यार रोहित भाई, ये बातें आपको पहले बतानी चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, मैं ना हनुमान जी का कंटिन्यू पूजा करता हूँ हमेशा, तो मैं उनका अच्छा भक्त हूँ। तो मुझे एक बार आप अपने घर लेके चलो, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि आपके घर पे क्या है ऐसा। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, कुछ अजीब। तो रोहित बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, कल सुबह मैं आऊँगा आपको लेने के लिए और फिर हम लोग चलेंगे मेरे घर। तो विकास बोलते हैं कि ठीक है। अगले दिन दोनों लोग तैयार होते हैं रोहित के घर जाने के लिए, लेकिन अचानक से ऑफिस में कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग रोहित के घर नहीं जा पाते हैं। और अगले कुछ दिनों तक जब भी विकास और रोहित उनके घर जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आने लगती, जैसे कभी ओवर टाइम काम आ जाता, कभी बारिश होने लगती, तो कभी रोहित अगर आगे जाने के लिए कदम उठाते तो उनके सर में दर्द होने लगता था, विकास के साथ अगर वो जाते थे तो ऐसे करते करते लगभग 5-6 दिन बीत जाता है, लेकिन विकास उनके घर नहीं जा पाते हैं। तो विकास यहाँ समझ जाते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है रोहित के घर जाने से। वो उसी समय हनुमान जी को सुमरते हैं और बोलते हैं कि बाबा, कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोहित के घर जाने नहीं दे रही है, कृपया कुछ मदद कीजिए, राह दिखाइए जिससे मैं वहाँ जा पाऊँ। तो उसी समय इनके दिमाग में एक प्लान आता है। वो बोलते हैं कि रोहित, तू एक काम कर, आज मैं तेरे घर आऊँगा, ये बात तू अपने घर में किसी को भी मत बताना। रोहित ऐसा ही करते हैं और फिर दोनों लोग दोपहर में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास रोहित के घर पहुंचते हैं। और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो गेट पे जैसे ही विकास पैर अंदर रखते हैं ना, तो इनके पैर में तलवे में अजीब सी एक सिहरन होने लगती है, जैसे कोई चींटी काट रहा हो। विकास यहाँ पे 100% श्योर हो जाते हैं कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। विकास अंदर जाते हैं और सबसे पहले पैर हाथ धो के और मंदिर के पास बैठ जाते हैं आसन वगैरह लगा के। और उस टाइम पे घर में सिर्फ रोहित के बड़े भैया, रोहित, उनकी मम्मी और एक जो बगल की चाची थी वो थी। इनकी जो भाभी थी ना, नीलम, वो उस टाइम किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो विकास आराम से बैठते हैं मंदिर के पास और वहीं पे हनुमान जी के ध्यान में लग जाते हैं। लगभग ध्यान लगाए 10 मिनट के बाद ही विकास को कोने में वाइट कपड़े में लपेटा हुआ एक साया दिखता है, जो कोने में खड़ा होकर लगातार विकास को देख रहा है। तो विकास अपनी आंखें खोलते हैं और रोहित को ये बात बताते हैं। तो तभी रोहित के जो भैया थे ना, वो बोलते हैं कि ये नागरदेव बाबा हैं, जो हमारे घर के रक्षक हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगले ही 2-3 मिनट के बाद जो इनकी भाभी थी वो घर पे आ जाती हैं। और जैसे ही आती हैं तो विकास को देख के वो अजीब सा गुस्सा जैसा मुंह बनाने लगती हैं, लेकिन विकास उनको बोलते हैं कि आओ मेरे पास बैठो। तो जैसे तैसे करके उनकी भाभी को विकास के पास बैठाया जाता है और विकास कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वहीं से जल लेते हैं और जल को हनुमान जी का नाम लेके और नीलम के ऊपर छिड़क देते हैं। और जैसे ही वो छिड़कते हैं ना, तो जो रोहित की भाभी थी उनका शरीर अजीब सा ऐंठने लगता है और वहीं ज़मीन पे गिर के बहुत तेज तेज मर्दाना आवाज़ में चिल्लाने लगती हैं। विकास उठते हैं और बोलते हैं कि तू कौन है? तो पता है, जो उनकी भाभी थी वो मर्दाना आवाज़ में चीखते हुए बोलती है कि तू इस बीच में मत पड़, मेरे और इस परिवार के बीच में मत आ तू, नहीं तो तुझे तेरे परिवार के समेत मार दूंगी। विकास तभी हनुमान जी को याद करते हैं और पानी दोबारा छिड़कने वाले होते हैं। बोलते हैं कि तू बताएगी नहीं बताएगी कौन है? तो बोलता है कि मुझे शमशान से भेजा गया है, मुझे दारू और सूअर के मांस की बलि देकर इस औरत के पीछे लगाया गया है।
मैं बाल्की मसान हूँ और मैं इसका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। विकास उस टाइम अपनी मंत्र क्रिया को जप के हनुमान जी को याद करके उस बाल्की मसान को शांत कर देते हैं। लेकिन वो रोहित को बोलते हैं कि रोहित, इस मसान को पूरे तरीके से नियंत्रित करके घर से निकालना नामुमकिन है। इस चीज़ को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए तुम्हें हनुमान जी सरकार के पास यानी कि मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा, वहीं इसका कटान हो सकता है। तो रोहित के जो बड़े भैया थे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे, जहाँ भी इस चीज़ का उपाय हो सकता है वहाँ हम चले जाएंगे। तो जो विकास थे वो बोलते कि वहाँ जाना ऐसे ही नहीं जाना होगा, उसके लिए आपको बहुत चीज़ें तैयारी करनी पड़ेगी। तो रोहित बोलते हैं कि बता ना भाई, क्या क्या तैयारी करना है, हम कर लेंगे। तो बोलते हैं कि अगले 7 दिनों तक घर में कुछ भी मांस मछली कुछ भी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सात्विक भोजन करना आप लोग। और 7वें दिन एक नारियल, लाल कपड़ा, लौंग और इलायची, उससे 7 बार अपनी भाभी का उतारा करके और उस चीज़ को अपने साथ रख लेना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अपनी भाभी को 24 घंटे में से कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि रास्ते में वो मसान बहुत कुछ विघ्न डाल सकता है जाने में। तो वो बोलते ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले 7 दिन ये लोग ऐसा ही करते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले थे। ये लोग तैयार होते हैं, लेकिन किसी कारणवश विकास इनके घर नहीं आ पाते हैं। तो वो वीडियो कॉल पे ही उतारा का सारा नियम रोहित के भैया को बताते हैं और वहाँ पे वो सारा उतारा वगैरह करके अपनी स्विफ्ट गाड़ी में सब लोग बैठते हैं और वो लोग डायरेक्ट विकास के घर पहुँचते हैं। वहाँ से वो विकास को लेते हैं। और हाँ, उस टाइम पे गाड़ी में रोहित के बड़े भैया, उनका एक दोस्त अमित, और पीछे वाली सीट पे विकास, रोहित और उनकी भाभी, तीनों लोग बैठे हुए थे। गाड़ी स्टार्ट होती है और ये लोग फाइनली राजस्थान पहुंच जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी। पहले वो लोग बालाजी के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो लोग उस मंदिर में जाते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का कटान होता है, यानी कि भैरव बाबा और काली माँ का मंदिर है वहाँ पे। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे फाइनली सब कुछ कटान वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद वो लोग प्रेतराज महाराज के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ से दर्शन करके जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो फाइनली जो नीलम थी ना, वो बोलती हैं कि फाइनली अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे माथे से टन भर भार कम हो गया है। तो ये सब सुन के रोहित और उनके भैया बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो चीज़ ये लोग सोच रहे थे ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि आगे जो इनके साथ रास्ते में होने वाला था वो इनकी जान तक ले लेगा, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक चीज़ से इन लोगों का सामना होने वाला होता। शाम को 7:30 बजे के आसपास ये लोग अपना पूरा पूजा पाठ संपन्न करके उसके बाद आरती में सम्मिलित होते हैं और ये लोग फाइनली 8:30 बजे के आसपास मंदिर से अपनी गाड़ी में बैठ के ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और इस टाइम जो रोहित के भैया के दोस्त थे अमित, वही गाड़ी चला रहे होते हैं। वो अपने फ़ोन में गूगल मैप लगाते हैं दिल्ली का और डायरेक्ट वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अगले 2-3 घंटे गाड़ी चलने के बाद इनका जो गूगल मैप था वो एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है। और शॉर्टकट रास्ता ऐसा था कि लगभग, एक तो सबसे पहला कि उस रास्ते से जाने से इनका टोल टैक्स बच जाता, आगे इनको टोल भरना पड़ता, लेकिन उस शॉर्टकट रास्ते से इनको टोल नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात, वो रास्ता इस रास्ते से 25 किलोमीटर कम था। तो ये सोच के अमित बिना किसी से पूछे हुए गाड़ी को उस रास्ते में नीचे ढुला देते हैं। और वहीं कोने पे सीएनजी का पंप बना हुआ था, तो पहले अमित अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाते हैं और फिर अपनी गाड़ी को उसी रास्ते में घुमा देते हैं। और ये रास्ता था अरावली पहाड़ी को होते हुए एक सुनसान गांव होते हुए रास्ता आगे की तरफ बढ़ता है। और जब ये लोग आगे जाते हैं ना, तो रास्ता धीरे धीरे सरकरा और बहुत पथरीला होने लगता है। वो सड़क ऐसा था अजीब सुनसान, एक चिड़िया के चहचहाने की भी आवाज़ इनको नहीं आती है। और जब काफ़ी देर होता है तो जो रोहित के भैया थे वो बोलते हैं कि अमित यार, ये कौन से रास्ते में तू लेके आ गया, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। तो अमित बोलते हैं कि अरे भाई, गूगल मैप लगा हुआ है,
ये डायरेक्ट दिल्ली ही रास्ता जाएगा, तुम डरो मत, चलो। लेकिन अगले ही पल जो रोहित की भाभी थी ना, नीलम, वो अजीब तरीके से कांपने लगती हैं और वो बोलती हैं कि रोहित, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब घबराहट हो रही है। और अगले ही पल गाड़ी में सड़े हुए मांस और कपूर की बदबू फैल जाती है। ये सुनते ही जो रोहित के भैया थे वो बोलते, भाई यार ये कौन से रास्ते में ले गया, कैसी बदबू आ रही है। और थोड़ी देर के बाद ही जो नीलम थी उनकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती हैं, वो गाड़ी के अंदर ही रोने लगती हैं। और रोते रोते वो बोलती हैं कि बेटा रोहित। और जब वो इतना बोलती है ना, तो रोहित को याद आता है कि ये आवाज़ तो उनकी दादी की है, जो आज से 5 साल पहले मर चुकी हैं। और रोते रोते बोलती हैं कि बेटा तुम लोग इस रास्ते में क्यों आए, तुम लोग जहाँ गए थे ना, और जहाँ से तुम लोग आ रहे हो, और जिसने तुम्हारे पीछे ये क्रिया करवाई थी, उस मसान को तुम्हारे पीछे लगाया था, उन लोगों को पता चल गया है कि तुम लोग वहाँ गए थे। वो उस मसान को तुम लोगों को मारने के लिए दोबारा से भेज दिया है, और वो इसी रास्ते में तुम्हारा आगे इंतज़ार कर रहा है, तो प्लीज़ गाड़ी रोक दो। तो अमित ये सुनते ही गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन अगले ही पर विकास को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो बोलता है कि अम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आप ये बता सकती हैं हम कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम नीलम बिल्कुल चुपचाप रहती हैं और बोलता है कि विकास दोबारा पूछते हैं कि बताइए ना हम कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती। और अगले ही पल विकास की तरफ देख के घूरने लगती है और वो विकास का गला पकड़ लेती है। विकास उसी समय हनुमान जी को याद करते हैं और सुरक्षा घेरा बनाने का उनसे प्रार्थना करते कि हे प्रभु प्लीज़ कुछ कीजिए हमारा। और विकास ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कि अमित भाई गाड़ी को भगाओ यहाँ से जितना तेज़ हो सके। अमित ऐसे सुनते ही गाड़ी को स्पीड में भगाने लगते हैं और विकास लगातार हनुमान जी का जाप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नीलम थोड़ा सा शांत होती हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो मसान था वो अजीब तरीके से इन लोगों की तरफ झपट्टा मार रहा था, जैसे कि अभी इन लोगों को मार देगा। और आगे किलोमीटर बाद ये लोग देखते हैं कि रोड के आगे कुत्ते, बहुत सारे जानवर अजीब तरीके से उनका गर्दन को फाड़ के बीच रोड पे फेंक दिया गया है। लगातार पूरे 3 किलोमीटर तक इन लोगों का डर से हालत ख़राब हो जाता है। और उस टाइम पे उस पहाड़ी पे ऐसा कोहरा था कि 5 मीटर आगे तक का भी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और जब ये लोग 3 किलोमीटर क्रॉस करते हैं ना, तो ये लोग देखते हैं कि रोड के बाएं साइड में एक दुकान बना हुआ है और वो दुकान थी राखी की। वो उस सुनसान रास्ते में इतनी रात को कोई राखी बेच रहा है और वो दुकान के ठीक साइड में एक आदमी खड़ा है ब्लैक कपड़े में। और वो कपड़ा ऐसा था कि उसके सिर्फ पैर नीचे के दिख रहे थे और उसका मुंह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो अमित जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इनसे रुक के पूछते हैं कि आगे किधर जाना है। तो विकास गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क में ये पहाड़ पे कोई इंसान होगा? गाड़ी बिल्कुल ही मत रुको, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाओ, निकालो यहाँ से। अमित ऐसा ही करते हैं और अमित जैसे ही गाड़ी को स्पीड करते हैं ना, भाई साहब पीछे की सीट से नीलम की बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आने लगती है और उनके अंदर से वही मर्दानी आवाज़, यानी कि वही मसान के बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आने लगती है। और वो हंसते हंसते बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों ने मुझे वहीं छोड़ दिया? और ये बोलते बोलते वो अपना जो फेस था वो विकास के मुंह के पास ऐसे ले आता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा, तू मुझे ख़त्म कर देगा? मुझे तुम सबको मारने के लिए भेजा गया है। और पता है तुम्हें, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना अमित,
तुम लोगों ने तो मुझे वहीं लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन जो ये अमित है उसने पीछे घूम के प्रेतराज महाराज के पास मुझे देख लिया, और इसने जैसे ही मुझे देखा मैं चुपचाप आके तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया। और पता है, ये कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में अगर आप इस टाइप का कुछ उतारा करवा के आते हैं और अगर आप पीछे घूम के देख लेते हैं ना, तो जो चीज़ आप छोड़ के आए हैं उसके साथ साथ आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो ये बोल के जो वो मसान था ना, वो विकास का गला पकड़ लेता है, और यहाँ पे ना विकास का दम बिल्कुल घुटने वाला ही होता है, लेकिन वो जैसे जैसे अपना गर्दन थोड़ा सा ढीला करते हैं और बहुत तेज हनुमान जी का और जय श्री राम और जय बजरंगबली ऐसे करके बहुत तेज चिल्लाते हैं। चिल्लाना सुनते ही वो जो मसान था वो विकास से दूर हट जाता है, और उसके बाद ही ना विकास के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। और उस समय विकास का चेहरे पे एक अजीब सी तेज थी। वो बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तेरी ये मजाल कि तू मेरे भक्तों को मारेगा। और तभी जो मसान था वो ऐसे हाथ जोड़ के और बोलने लगता है कि बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भेजा गया है, मैं क्या करूं। और उसी समय जो विकास थे वो ऐसे गला पकड़ लेते हैं नीलम का, और जैसे वो ऐसे छूते हैं वहीं पे नीलम बेहोश हो जाती है और सीधे जो गाड़ी का जो खिड़की था उसमें जाके ऐसे लगती हैं और वहीं बेहोश हो जाती हैं। और आगे पूरी गाड़ी में अजीब से चिल्लाने की आवाज़ फैल जाती है, और तभी विकास प्रार्थना करने लगते हैं मन ही मन कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके गाड़ी के पीछे से ओवरटेक करते हुए एक काली महिंद्रा थार इनको क्रॉस करती है, और उस थार के आगे बोनट पे एक भगवा कलर का झंडा लगा हुआ था बहुत बड़ा, और उसमें हनुमान जी का फ़ोटो छपा हुआ था। इनको क्रॉस करके वो गाड़ी आगे जाती है, और जो वो थार थी ना, थार के ऊपर लाल और ब्लू कलर का लाइट जल रहा था, और वो लाइट इतना था कि इनको पूरा रास्ता क्लियर दिख रहा था। तो विकास बोलते हैं कि अमित भाई, इस थार का पीछा मत छोड़ना और इसके पीछे पीछे स्पीड में ले चलो। और पता है यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि जहाँ जहाँ वो थार जा रही थी ना, जो धुंध इतने टाइम से बहुत भयानक तरीके से फैला हुआ था, जो अगले 5 फीट का रास्ता भी इनको नहीं दिख रहा था, वो थार जहाँ जा रहा था पूरा धुंध ख़त्म। ये लोग फाइनली 15 मिनट उस थार के पीछे पीछे जाते हैं, और जब ये 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो थार एक तरफ साइड में रुक जाती है। तो ये लोग पास देते हैं और ये लोग अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेके आगे बढ़ जाते हैं, और आगे एक लाइट चमक रही होती है, और ये लाइट थी एक स्ट्रीट लाइट, और इनके सामने था जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे। ये लोग जैसे ही हाईवे पे चढ़ते हैं और अमित और विकास जब पीछे घूम के देखते हैं ना, तो वो थार ऑटोमेटिक हवा में गायब हो जाती है, और उस टाइम उस हवा में एक बहुत बड़े धुएं का गुबार, धुंध का गुबार हवा में फैल जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि उस गाड़ी के रूप में हनुमान जी के दूत इनकी मदद करने के लिए आए थे। ये लोग वहीं पे हनुमान चालीसा का जाप करना स्टार्ट करते हैं, और जाप करते करते फाइनली 5 बजे के आसपास ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन एक बात, उस रात में ये लोग उस मसानी छलावे और उस काली रात के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे थे कि अगर बाबा इनकी मदद नहीं करते हैं तो शायद पूरा परिवार वहीं किसी खाई में अरावली की पहाड़ियों में मिलता। तो समझ रहे हैं मतलब कितना खतरनाक हुआ था रोहित के परिवार के साथ। विकास आगे मेल में अपने लिखते हैं कि भाई साहब, इस बात को आज भी जब मैं याद करता हूँ ना, तो आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर से मेरा हालत ख़राब हो जाता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि तो उनकी भाभी का क्या हुआ, उनकी भाभी का ठीक हुआ या नहीं, जो वो बाल्की मसान उनके पीछे पड़ा था। तो विकास आगे मेल पे लिखते हैं कि हम दोबारा मेहंदीपुर बालाजी गए थे और दोबारा से उनका उतारा हमें करवाना पड़ा था। सब कुछ अब 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और रोहित की भाभी अब ठीक हो चुकी हैं, वो अब इस तरीके से बिल्कुल उनके साथ नहीं हो रहा है। तो ये कहानी थी विकास और रोहित की।
मतलब समझ रहे हैं कि एक एक छलावा आपके घर के अंदर आता है, घर के अंदर तो आपको परेशान करता ही है, और बाहर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको मारने के लिए पहाड़ों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो भाई मैं तो बस इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि कभी भी कहीं जाइए तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। हाईवे बहुत सेफ़ होता है, हाँ भले थोड़ा लंबा पड़े, लेकिन वो हमेशा भरा हुआ होता है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन इस टाइप की सुनसान सड़कों पे अगर आप एक बार चले जाते हैं तो यहाँ तो विकास को सिर्फ वो मसानी छलावा मिला था, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो चलिए आज की इस खौफनाक कहानी को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर, एंड अपने दोस्तों के साथ इस कहानी आपको लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से जागरूक हो, और ये सब चीज़ जब उनके साथ हो तो अपने आप को तैयार रखें और कोशिश करेंगे कि उनके साथ ये चीज़ें ना हो। तो ऐसे ही अगर कोई रियल लाइफ इवेंट, सच्ची कहानी आपके साथ बीती है तो आप अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, विकास द्वारा भेजे हुए इस कहानी को, विकास ने ये कहानी हमारे साथ ईमेल के ज़रिए शेयर किया था, तो उस ईमेल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे किसी और नए हॉरर एक्सपीरियंस वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।